बहुत अच्छा। अब हमको यह बताएं, 1 2 3 के बच्चे बताएंगे जो 95 आज बच्चों की संख्या है वो कितने अंकों की संख्या है? दहाई के स्थान पर कौन सा अंक है और इकाई के स्थान पर? तो आप यह बताएं, अगला सवाल, 95 इकाई में कितने दहाई होते हैं? बहुत अच्छा। 95 100 से कम है या अधिक? यदि कम है तो कितना कम है? बहुत अच्छा। 95 में और कितने बच्चे को शामिल करें कि बच्चों की संख्या 100 हो जाएगी? बहुत अच्छा। 95 में कितने बच्चे को निकाल लिया जाए कि हमारी संख्या 95 ही रहे? 95 के ठीक आगे कौन सी संख्या है? और 95 का परवर्ती संख्या क्या होगी? परवर्ती और पूर्ववर्ती पहले भी आप लोगों को बताया गया है कि परवर्ती संख्या में क्या करते हैं और पूर्ववर्ती संख्या में क्या करते हैं। तो पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी 95 की? एक कम कर देते हैं। जब भी जो संख्या हमें मालूम है उस संख्या में यदि एक कम कर दिया जाए तो जो संख्या हमें प्राप्त होती है वह पूर्ववर्ती होती है। तो 95 में अगर हम एक कम कर देंगे तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी? 94। तो वह 94 जो है वह 95 का पूर्ववर्ती संख्या। और परवर्ती संख्या में क्या करते हैं? हम एक जोड़ देते हैं। समझ गए? तो पूर्ववर्ती संख्या और परवर्ती संख्या, ये इस बात का भी ख्याल रखेंगे कि किस संख्या का पूर्ववर्ती संख्या क्या होगा और परवर्ती संख्या क्या होगा। अब यह बताएं कि आज की जो छात्र की संख्या है उसके अंकों का योग कितना है आज? 14। बहुत अच्छा। कितनी है? 14। यदि अंकों का स्थान यदि बदल दिया जाए तब हमें कौन सी संख्या प्राप्त होगी? हाँ, बहुत अच्छा। सारे बच्चे जवाब दें। हम देख रहे हैं कि कुछ ही बच्चे जवाब दे पा रहे हैं और बाकी कुछ बच्चे मौन हैं। नहीं, अपने खामोशी को जो है, अपने मौन को तोड़ना है और सारी जो हम सवाल पूछ रहे हैं उन सभी सवालों का आपको जवाब सटीकता के साथ देना है। आपको लगातार गणित की गतिविधि कराई जा रही है, रोज कराई जा रही है। तो आपसे अपेक्षा है कि आप निश्चित तौर पर उसका जवाब दें। बच्चों में किसी भी तरह का कोई डर या भय नहीं होना चाहिए। आप बेखौफ होकर यहाँ इस प्रार्थना सभा में आप सभी प्रश्नों का जवाब दें। अब यह बताइए कि 95 है वो सम संख्या है या विषम संख्या है? विषम संख्या है। अब यह बताए, यदि 95 विषम संख्या है तो क्यों विषम संख्या है? क्योंकि इसमें जोड़े एक बच जाते हैं, उल्टे जोड़े ना लगते हैं। बहुत अच्छा। क्या इस बच्चे के अलावा अन्य किसी बच्चे के पास जवाब है? बताओ। 95 विषम संख्या है तो क्यों विषम? क्योंकि उसकी इकाई पे 5 है। चलो, ये भी एक पहचान है सम और विषम संख्या की। उसकी इकाइयों को देखकर भी हम पहचान करते हैं। तुम बताओ, 95 विषम संख्या है तो क्यों विषम संख्या है? क्योंकि उसके जोड़े लगाने पे हमेशा एक बच जाता है। इसके अलावा भी कोई
आंसर बताएगा। अगर 95 विषम संख्या है तो क्यों विषम संख्या है? मैं रेंडमली बताओ। 95 विषम संख्या है तो क्यों? क्योंकि 95 में पूर्ण का जोड़े नहीं लगते हैं। फिर किसी की जवाब है 95 विषम संख्या है तो क्यों विषम संख्या है? क्योंकि इसकी इकाई अंक पे 5 है। आप लोग इसीलिए कहा जाता है कि प्रार्थना सभा में आपका जो भी बात बताई जा रही है उसे ध्यान पूर्वक सुने। 95, चलो बहुत सारा तर्क दिया बच्चों ने, आपका सही तर्क सही है। इसके अलावा भी और क्या होना चाहिए? क्योंकि 95 2 से पूरी पूरी विभाजित नहीं है ना, इसलिए हम इसे विषम संख्या कहेंगे। अब 5, 6 के बच्चे बताएंगे कि 95 विषम संख्या के अलावा भी कोई संख्या है? बोलो। प्राकृतिक संख्या। क्या प्राकृतिक संख्या के अलावा भी कोई संख्या है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या के अलावा भी कोई संख्या है? क्या 95 के उसमें से हम गुणनखंड के फैक्टर के बारे में आप लोग को बताया गया? लगातार 3 दिन तक गुणनखंड पर क्लास हो रहा है। तो क्या 95 के 2 ही फैक्टर होंगे कि 2 से अधिक होंगे? 2 से अधिक होंगे तो क्या इसके 2 से अधिक जब गुणनखंड होंगे तो क्या इसे हम अभाज्य संख्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे? क्योंकि 95 के 2 से अधिक गुणनखंड है। तो आपको लगातार जो है 4 दिन से गुणनखंड के बारे में बताया जा रहा है। तो आप स्वयं देखिए, आंखों से देखिए। गणित में कोई भी अपना दिमाग अप्लाई मत कीजिए। गणित आंख से देखकर पढ़ा जाता है। तो भाज्य संख्या है। और इसके अलावा भी कोई संख्या है? तो सारे आपको 1 से 8 तक हमें जितने संख्याओं के बारे में हमें जानकारी रखना है उन सारे संख्याओं से आप परिचित हो जाइए। पढ़िए, अध्ययन कीजिए। जितना अध्ययन कीजिएगा उतना जानकारी प्राप्त कीजिएगा। और जो प्रार्थना सभा में बताई जा रही है उन सभी बातों को ध्यान पूर्वक सुनो। समझ गए? इसी के साथ अब गणित की यह कक्षा समाप्त होती है। अब हम चलते हैं आज का सुविचार। आज का सुविचार अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। बहरीन की राजधानी मनामा में आयोजित मनामा संवाद में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने पश्चिम एशिया के बारे में भारत की व्यापक रणनीति प्रस्तुत की है। यानी भारत जो है अब अपना पश्चिम एशिया में भी अपनी रणनीति बना रही है ना। भारत के विदेश मंत्री कौन है? हाँ, श्री सुब्रमण्यम जयशंकर, जिसको डॉक्टर एस जयशंकर भी कहेंगे। डॉक्टर एस जयशंकर जो है हमारे भारत के विदेश मंत्री हैं। अब आज की राष्ट्रीय खबर, सीमा सुरक्षा बल का 60वां स्थापना दिवस जोधपुर में मनाया गया। सीमा सुरक्षा बल वर्ष 1965 से देश के पूर्वी और पश्चिमी सीमाओं को सुरक्षित रखने में उत्कृष्ट कार्य कर रहा है। आज यह 2,70,000 जवानों की संख्या वाला विश्व का सबसे बड़ी सीमा रक्षक बल है। सीमा सुरक्षा बल यानी BSF है ना। आज पूरे विश्व में जो है सबसे अधिक सेना वाला यह बल है, जिसके जवानों की संख्या कितनी है? 2,70,000। समझ गए? अब राज्य से जुड़ी हुई खबर,
छठे झारखंड विधानसभा का पहला सत्र 9 दिसंबर से शुरू हुआ और यह 12 दिसंबर तक चलेगा। 4 दिवसीय इस सत्र के औपबंधिक कार्यक्रम के अनुसार पहले दिन 9 दिसंबर को विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्य शपथ लिए और 10 दिसंबर को विधानसभा के नए अध्यक्ष का चुनाव हुआ। यानी हमारे विधानसभा के जितने भी सदस्य थे कल अपना अपना शपथ लिए और उनको शपथ दिलाने का जो काम किया, विधान प्रोटेम स्पीकर अस्थायी जो है स्टीफन मरांडी ने सबका शपथ ग्रहण विधानसभा में कल करवाया। इसी के साथ विधानसभा का सत्र भी जो है शुरू हो चुका है। यह सत्र जो है 9 दिसंबर से लेकर 12 दिसंबर तक यह सत्र चलेगा। अब खेल से जुड़ी हुई खबर, सिंगापुर में विश्व शतरंज चैंपियनशिप में भारत के ग्रैंड मास्टर डी मुकेश ने मौजूदा विश्व चैंपियन चीन के डिंग टिरेन को हराकर चैंपियनशिप 6-5 से बढ़त बना ली। यानी भारत जो है शतरंज में अपना परचम बरकरार रखा है। अब शिक्षा, कैरियर, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए समाचार। टेक ब्रांड लेनोवो की ओर से पावरफुल लैपटॉप हिंगपैड कार्बन ऑराइड एडिशन लॉन्च किया है। इसमें 14 इंच का ओल्ड डिस्प्ले मिलता है और इसका वजन 1 किलोग्राम से भी कम है। यह लैपटॉप हाई एंड परफॉर्मेंस देने के लिए डिजाइन किया गया है। यानी टेक्नोलॉजी में जो है लेनोवो जो है एक पावरफुल लैपटॉप लॉन्च किया है। समझ गए? लेनोवो का एक बहुत ही पावरफुल लैपटॉप लॉन्च हुआ। अब सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी। आज का पहला प्रश्न 1 to 5 के बच्चों के लिए बूझो पहेली से। आपको पहेली बूझना है। कमल पुष्प पर रोज रात को मोती जैसी मिले झलक, फूल पात पर मुझको देखो मगर सूर्य के उगने तक। कमल पुष्प पर रोज रात को मोती जैसी मिले झलक, फूल पात पर मुझको देखो मगर सूर्य के उगने तक। तो क्या है? ओस की बूंदें। ओस की बूंदें जो है मोती की जैसे चमकती है ना सूर्य के निकलने से पहले तक, और जब ही सूर्य निकल जाता है फिर उसकी चमक जो है समाप्त हो जाती है। तो ओस की बूंदें। आज का दूसरा प्रश्न 2 अंकों गणित से जुड़ा हुआ प्रश्न है। देखना है पहले कौन जवाब देगा। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? बहुत अच्छा। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? बहुत अच्छा। हाथ मलना एक मुहावरा है। हाथ मलना मुहावरे का क्या अर्थ है? हाथ मलना मुहावरे का क्या अर्थ है? बताओ। अब 5-6 के बच्चे बताएं। हाथ मलना मुहावरे का अर्थ बताना है। तो मुहावरे का अर्थ जब बता पाओगे तभी ना उसको वाक्य में तब्दील कर पाओगे। तो हाथ मलना, पछताना। समझ गए? क्या होगा? पछताना। हाथ मलना मतलब पछताना। नानी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नानी को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? अंग्रेजी में जैसे पिता को अंग्रेजी में फादर, मम्मी को अंग्रेजी में मदर, उसी तरह नानी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बताओ कोई, कौन बताएगा? हाथ खड़ा करो। कुछ बताएगा?
के बच्चे? ग्रैंड मदर, मैटरनल ग्रैंड मदर। मैटरनल ग्रैंड मदर। चलो अब 6 to 8 के बच्चों की बारी। आज का पहला प्रश्न, स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस की जन्म तिथि को कौन सा दिवस मनाया जाता है? सुभाष चंद्र बोस की जन्म तिथि कब है? 23 जनवरी। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाती है ना। तो आपको यह बताना है कि सुभाष चंद्र बोस की जन्म तिथि को कौन सा दिवस मनाया जाता है? उनके जन्म दिवस के अवसर पर हम कौन सा दिवस मनाते हैं? पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस। भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? बताओ। पहले भी यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी। कौन है? प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी जो है वो किरण बेदी है। अब अगला प्रश्न, WHO का पूर्ण रूप क्या है? यानी फुल फॉर्म। WHO का फुल फॉर्म बताना है। WHO किसी को पता है? WHO का फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। कौन सी धातु सबसे नरम धातु है? वह कौन सी धातु है जो काफी नरम होती है? कठोर नहीं बताना है आपको, नरम बताना है, मुलायम बताना है। उसको जैसे चाहे वैसे हम बना सकते हैं। वाह, नरम धातु कौन है? सोना। क्या है? सोना। हाँ। चार मीनार कहाँ है? हैदराबाद में। हाँ, कहाँ है स्थित है चार मीनार? हैदराबाद में। अब अगला प्रश्न, हमारे शरीर में प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? हमारे शरीर में प्रोटीन का जो पाचन है वो कहाँ से शुरू होता है? हमारे मुंह से ही प्रोटीन का पाचन शुरू होता है। कथकली नृत्य किस राज्य से जुड़ा हुआ है? ना जाने हम कितने बार यह क्वेश्चन को पूछ चुके हैं। केरल से। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, केरल से। अब बताना है अगला प्रश्न, किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? किस राज्य की तटीय जो रेखा है वो सबसे लंबी है? ये भी बताया गया है। आप भारत के नक्शे को, जो भी उसका किनारा राज्य है, तटीय इलाका है, उसको ध्यान में रखिए और बताइए किसका तटीय इलाका सबसे लंबा है। वह कौन सा राज्य है भारत का? आप समुद्री इलाकों को ध्यान में रखिए और बताइए, सोचिए। वह इलाका है गुजरात। समझ गए ना? तो बोलना ना चाहिए, मुंह में मत रखो। हम जान रहे थे कि आपका इस सवाल का जवाब आपके पास है, लेकिन बोलते नहीं है। साइमन कमीशन आपका 8th क्लास से जुड़ा हुआ प्रश्न है। साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया है? साइमन कमीशन के बारे में आप किताबों में पढ़े भी हैं। साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किस महापुरुष ने दिया? लाला लाजपत राय। फिर अगला प्रश्न बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। झारखंड के वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है?
झारखंड के, हमारे झारखंड के वर्तमान में अभी जो शिक्षा मंत्री हैं वो कौन है? ना ना बताए भी थे आप लोगों को, श्री रामदास सोरेन। अब सभी बच्चे याद रख लेंगे, झारखंड के शिक्षा मंत्री कौन है? श्री रामदास सोरेन हमारे वर्तमान में झारखंड के शिक्षा मंत्री हैं। समझ गए? तो झारखंड के शिक्षा मंत्री कौन है? श्री रामदास सोरेन। इसी के साथ आज का यह सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी अब समाप्त हुआ। अब आगे के लिए हमारे प्रभारी महोदय आए और बच्चों को दिशा निर्देश देते।